साथियों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के साथ जुड़ी हुई है। पहले यह स्कीम 71 में लागू की गई थी, लेकिन उसके प्राविधान कुछ बहुत कम लगते थे, इसीलिए सोशल सिक्योरिटी बढ़ाते हुए इस स्कीम को दोबारा 1995 में रीड्राफ्ट कर लागू किया गया। आइए इस स्कीम को समझते हैं। वर्तमान तक आते आते इस स्कीम में क्या क्या बदलाव और आज वर्तमान में इसका लाभ अधिक से अधिक किस तरह लिया जा सकता है, उनको समझना जरूरी है। और इसमें क्या लाभ हैं, क्या हमें करना है, वह सब एक एम्प्लॉय को आना आवश्यक है। सबसे पहले इस स्कीम में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 8.33%, जो 15,000 रुपए तक की सैलरी या वेजेस पर डिडक्ट होता है, वहां से यह पैसा जाता है। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अपना निजी कोई नहीं होता और वह हर महीने जमा होता रहता है। उसमें उतना ही गवर्नमेंट जमा करती है, कुछ इंश्योरेंस के नाम पर कुछ और ऐड करती है, तो यह फंड धीरे धीरे ग्रो होता है। तो इसका जो अंकुरण होता है वो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसके साथ साथ ही होता है और तब यह बहुत छोटे से पौधे की तरह आपके जीवन में एंट्री करता है। दूसरा, इस स्कीम में जो लागू होती है, जो मेन बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है, उनको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह जो 1971 की स्कीम थी वह सब पर लागू होती थी और फिर इसे 16 नवंबर 1995 को दोबारा रीड्राफ्ट कर लागू किया गया और अब यह स्कीम 16/11/95 के बाद ऑपरेशन में है। इसमें समय समय पर अमेंडमेंट आते रहते हैं और इसमें पेंशन का प्रावधान अब एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद भी कर दिया गया है। पहली वाली जो 1971 की स्कीम थी उसमें इन केस ऑफ डेथ ही कुछ प्रावधान थे, इसलिए वर्तमान पेंशन की एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 10 साल का पीरियड होना आवश्यक कर दिया गया है और इसकी एज नॉर्मल केस में 58 ईयर्स की तय की गई है कि 58 ईयर्स पर आप पेंशन ले सकते हैं। हालांकि रिड्यूस्ड पेंशन का भी प्रावधान है जो 50 साल की उम्र पूरा होने पर ली जा सकती है। तो इसके कुछ प्रावधान समझना, जब आपकी एलिजिबिलिटी है तो जानना जरूरी है। इसमें जो इसके बेनिफिट्स हैं वह धीरे धीरे ग्रो होकर एक दिन बहुत बड़े नजर आने लगते हैं और हमारे आफ्टर रिटायरमेंट हमें काफी बेनिफिट देने की बात अब सुप्रीम कोर्ट भी करने लगी है, क्योंकि आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन 15,000 से भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो इसके बेनिफिट समझना जरूरी है। नंबर 1, यह आपके 58 साल की एज से आप रिटायर हो जाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रिटायरमेंट एज 58 है, या नहीं रिटायर होते तो 58 के बाद आप पेंशन ले सकते हैं, जहां रिटायरमेंट एज 60 या 65 या और इसके आसपास है। नंबर 2, यदि आप किन्हीं कारणों से परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया तो आपको डिसेबल्ड पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। नंबर 3 है इन केस ऑफ डेथ, आपकी डेथ हो जाए तो बड़ी परिवार को असुविधा होती है, लेकिन इस पेंशन के आने के बाद में कुछ बेनिफिट्स मिलने लगे हैं। नंबर नेक्स्ट है डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। आपके रिटायरमेंट के बाद भी या सुपरएन्युएशन के बाद आपको डेथ हो जाए तो भी इसमें बेनिफिट है। नंबर नेक्स्ट है चिल्ड्रन पेंशन, विडो पेंशन, ऑर्फन पेंशन। तो ये इसके बहुत सारे पेंशन हैं जो मिलती हैं और जिनको आपको जानना चाहिए कौन सी स्कीम में क्या क्या है, कैसे है। यदि वह स्कीम नहीं पता होती है तो दूसरा आपका ज्ञान बढ़ा नहीं पाता है और कई बार आप वह सुविधा उपलब्ध होते हुए भी अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं या किसी अपने नियर डियर वंस को नहीं दिला पाते हैं या आपके परिवार वाले आपके बाद नहीं ले पाते हैं। तो इसमें हम पेंशन कैसे कैलकुलेट हो, पहले तो ये समझना सिखा दें आपको। इसमें 2 प्रमुख मुद्दे हैं, पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल पीरियड या पेंशनेबल सर्विस। और इसका जो फॉर्मूला है पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस, यदि 10 साल से अधिक है तो +2 डिवाइडेड बाय 70 वो पर मंथ आ जाती है।
अब आप इसको जानने के लिए इसके कुछ प्रमुख मुद्दे समझिए कि पेंशन कितनी तरह की है। यदि आप अलाइव है तो नॉर्मल केस है, तो पेंशन आपको मंथली पेंशन मिलेगी, और यदि आपने मंथली से पहले किन्हीं कारणों से लेना शुरू कर दी थी या जॉब छोड़ दिया तो जो रिड्यूस्ड पेंशन है वो मिलेगी, और कोई पेंशन नहीं मिलती है। इन केस ऑफ डिसेबल्ड, आप डिसेबल हो गए तो आपको डिसेबलमेंट पेंशन मिलती है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ, जब आपकी डेथ हो गई तो समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो आप अपने परिवार के साथ शेयर करें। नंबर 1, एक विडो पेंशन मिलती है, या विडोअर पेंशन जिसे कहते हैं, क्योंकि स्पाउस पेंशन है उसका नाम, वो मिलती है। नंबर 2, चिल्ड्रन पेंशन मिलती है, बच्चों को पेंशन मिलती है। केवल 2 बच्चों को मिलती है जब बच्चा पहला, जिनके 2 से अधिक है, जब पहला बच्चा 25 साल से अधिक हो जाए तो तीसरे बच्चे को स्वतः मिलनी शुरू हो जाती है। ऑर्फन पेंशन में, क्योंकि ना तो मदर है ना फादर है ना घर में कोई और देखने वाला है, तो ऑर्फन पेंशन चिल्ड्रन पेंशन से अधिक अमाउंट में मिलती है। यदि आपकी शादी नहीं हुई और आपने किसी को नॉमिनी बनाया है तो फिर वो नॉमिनी को पेंशन मिलती है, क्योंकि विडो तो होगी नहीं उस केस में, तो आपके नॉमिनी को पेंशन मिलेगी, आपने जिसको भी नॉमिनी बना दिया है। बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं कि आपकी शादी भी नहीं हुई और आपने किसी को नॉमिनी भी नहीं बनाया, तो उस केस में यह पेंशन आपके डिपेंडेंट को मिलेगी, पहले फादर को मिलेगी, और यदि किन्हीं कारणों से फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर वही पेंशन जो फादर को मिलती थी वही पेंशन आपकी मदर को मिलेगी, जिसको लोग डिपेंडेंट पेंशन भी कहते हैं। तो ये सारी पेंशनें आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब पेंशन लेने के तरीके हैं कि आप कितनी तरीके की लेते हैं, उनमें 2 तरीके की पेंशन है, एक तो मंथली पेंशन, और दूसरा आप यदि एक्यूमुलेशन चाहते हैं तो कुछ पेंशन कम मिलती है, लेकिन जो फाइनल एक्यूमुलेशन है फैमिली पेंशन का वो आपको बाद में रिटर्न हो जाता है, तो वह एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन इतनी पेंशन्स आपको पता होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि इसको कौन कौन से फॉर्म इस पेंशन स्कीम में जरूरी है। नंबर 1 फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंबर द्वारा भरा जाता है फॉर्म 10C। या तो आप विड्रॉल कर रहे हैं, यदि आपकी 10 साल की सर्विस नहीं हुई है तो आप विड्रॉ करते हैं, वो भी 10C लगेगा। और या आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि कहीं बाद में दूसरी जगह ज्वाइन कर ले तो यह लगती है। दूसरा फॉर्म 10D, इसे भी मेंबर भरता है। जब फैमिली पेंशन को आप विड्रॉ करने लगते हैं आफ्टर 58 ईयर्स ऑफ एज, दूसरी मंथली विडो पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन एक्स्ट्रा में भी फॉर्म 10D भरा जाता है। तो ये दोनों फॉर्म आपके जो मेंबर हैं वो भरते हैं। तीसरा आता है, आपको जानना जरूरी है, वह है लाइफ सर्टिफिकेट। उसको जो पेंशन पा रहा है वह चाहे स्वयं एम्प्लॉय हो या जो पेंशन वाले पाने वाले हैं, चाहे विडो हो या चिल्ड्रन हो या वो डिपेंडेंट हो या कोई गार्जियन हो, तो उनको भरना पड़ता है। तो वो 2 चीजें हैं। नंबर 1, पेंशनर साइन ए फॉर्म सर्टिफाइंग दैट ही और सी अलाइव। विडो के केस में, विडो जिंदा है तो उसको हर साल भरना पड़ता है। आजकल तो ईपीएफओ ऑफिस जाकर के आप अपना थंब इम्प्रेशन से भी एक बार कर सकते हैं, साल में एक बार वहां जाना आवश्यक है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप अभी अलाइव हैं। दूसरा, एवरी ईयर इन नवंबर वेयर द पेंशन अकाउंट इज एक्टिव, जहां आपका पेंशन अकाउंट है उस बैंक में जाकर के आपको बैंक के मैनेजर को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं जिंदा हूं। तो अभी यह फैसिलिटी बैंकों ने अपने डायरेक्ट सेविंग बैंक अकाउंट के साथ जोड़ दिया है, और यदि आप सेविंग बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव रखते हैं तो ये शायद आपको बैंक कुछ नहीं मांगते हैं। चौथा है नॉन रीमेरिज सर्टिफिकेट। जिन केसेस में विडो पेंशन या विडोअर पेंशन आप ले रहे हैं, उन केसेस में आपके स्पाउस को हर साल यह डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने अभी तक रीमैरिज नहीं की है, और यह हर साल नवंबर या नवंबर से पहले सबमिट करना आवश्यक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने ये सब सर्टिफिकेट नहीं दिए तो ईपीएफओ आपकी पेंशन रोक देता है
और फिर उसको सरवाइव करने के लिए आपको ईपीएफओ के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं या और किसी को पकड़कर आपको मदद करनी होती है। इसलिए इन चीजों को प्रत्येक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के मेंबर को जानना आवश्यक है। अतः आप खुद भी बताएं और अपने जो मित्र हैं जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है उन्हें भी समझाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस फंड को जानने के लिए आप आपकी जानकारी के लिए हमें लिखें। अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपकी जानकारी को अपडेट करें और एंजॉय करें।